नमस्कार, वेलकम टू वल्ली बीपीएससी जीएस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो G20 समिट कंक्लूड हुआ है उसके बारे में हर डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो के आखिर में जो है बीपीएससी मेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली प्रधानमंत्री जी गए हुए थे साउथ अफ्रीका और वहाँ पे G20 जो सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट किए। G20 का जो ये रिसेंटली 2025 का सम्मेलन था वो कई मायनों में महत्वपूर्ण था। तो थोड़ा सा इसका एक स्नैपशॉट देख लेते हैं कि आखिर क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो पहले तो G20 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 3 दिन तक चला था। और जितने भी रिसेंट जो हम लोग देख रहे हैं तो 4-5 साल से वो G20 बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। पहला तो अफ्रीका में आयोजित होने वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन था। ठीक है। 122 पॉइंट्स लीडर डिक्लेरेशन को इस सम्मेलन में अपनाया गया और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद इस डिक्लेरेशन को अपनाया गया। यानी डायरेक्टली जो है चुनौती दे दिया गया है अमेरिका की जो एक सत्ता स्थापित हो गई है पूरी दुनिया में, उसको चुनौती देने वाला ये अब ये संगठन बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले G20 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। G20 जो है 1999 से अस्तित्व में आया। G20 में जो है 19 देश हैं और 2 यूनियन हैं, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल है। ठीक है। G20 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी दुनिया के 85% जीडीपी कंट्री वाले देशों का एक समूह है, जिसमें लगभग दुनिया के 75% ग्लोबल ट्रेड जो होता है इन्हीं 20 संस्थाओं के, इन 20 देशों के मध्य होता है। ठीक है। और दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन भी अगर पूरे G20 को मिला दिया जाए तो 2/3 पॉपुलेशन जो है ये संस्था नुमाइश करती है। ठीक है। इस संस्था में कौन कौन है तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरबिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, यूके है और यूएस है। बाद में 2023 में यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये G20 है और फ्लैग्स के साथ आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें जो है मेनली जो है सभी देशों ने मिल करके एक डिक्लेरेशन को अपनाया। और जो अमेरिका का क्या मतलब रोल है विरोध का वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि क्या क्या उस एजेंडे में शामिल था 122 पॉइंट वाले डिक्लेरेशन में, उसमें जो पहला था वो जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। इसमें जलवायु आपातकाल वगैरह, इसमें जलवायु आपातकाल क्लाइमेट अर्जेंसी पे जोर दिया गया। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब भी सत्ता में दूसरे दिन ही जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ों को नकार दिए थे कि उनका इस सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जो है क्लाइमेट चेंज के विरोध में ही रहते हैं, मतलब उसमें जो भी परिवर्तन किया जाए ना उसके विरोध में रहते हैं। दूसरा जो डिक्लेरेशन था वो था ऋण राहत का, डेब्ट रिलीफ का। विकासशील देश पे जो है कर्ज बढ़ रहा है और उसके पुनर्गठन का मांग किया गया है कि इन फ्यूचर जो है हो सकता है कि देश अस्थिर हो। और आज के टाइम में जो ग्लोबल इकोनॉमी इतनी कसी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि यदि कोई एक देश कोलैप्स करता है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया में पड़ता है। इसके बाद महत्वपूर्ण खनिज। ठीक है। तो महत्वपूर्ण खनिज में कोबाल्ट, लिथियम, मैग्नीज, निकेल जो महत्वपूर्ण खनिज है कच्चे माल के रूप में निर्यात न हो बल्कि प्रोसेसिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग हो अफ्रीका में ही हो। ठीक है। अफ्रीका में काफ़ी सारे जो है खनिज पदार्थ है, उसका प्रोसेसिंग जो है अफ्रीका में ही होना चाहिए, अफ्रीकन कंट्री में ही होना चाहिए, ऐसा वहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया। वैश्विक शासन सुधार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, आईएमएफ में, विश्व बैंक में और जो है मजबूत दबाव डाला गया कि संस्था आज का जो भी जनसांख्यिकी है, इकोनॉमी है, भू राजनीतिक वास्तविकता है, उसके अकॉर्डिंग वो संस्था नहीं है। वो संस्था जब उसका गठन किया गया था और उस टाइम में जो देश मजबूत थे उसके हिसाब से वो संस्थाएं अभी भी काम कर रही है। जैसे अब एज फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ले लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ले लेते हैं, तो इन संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। समानता, समावेशिता और सामाजिक न्याय पे जोर देना। ठीक है। सामाजिक न्याय पे जोर देना, शांति और सुरक्षा, आतंकवाद यानी कि एक स्वर में सही प्रकार के आतंकवादों का निंदा किया जाना, खाद्य सुरक्षा यानी कि आने वाले समय में जो खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बन सकता है पूरी दुनिया के लिए, उसको जो है उसको एड्रेस करना।
ठीक है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो 6 एजेंडे दिए, ठीक है, 6 नए पहल सुझाए हैं। इसमें जो पहला पहल था, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है अब जब भी मेंशन करें G20 सम्मेलन 2025 का, तो इसमें ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे तरफ से, भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो 6 एजेंडा उसमें सुझाए गए थे, प्रस्ताव दिए गए थे, वो क्या थे। ठीक है। तो पहला इसमें आ जाएगा जो ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे इंडिया में जो है एक जो नेशनल नॉलेज रिपोजिटरी जो बना हुआ है, उसी की तर्ज पे दुनिया भर के पारंपरिक जो भी ज्ञान है, क्योंकि हर देश का अपना एक अलग परंपरा होता है, एक अपनी अलग पद्धति होती है, तो उसको लेकर के जो है एक रिपोजिटरी बनाया जाए। दूसरा, अफ्रीका के लिए कौशल गुणक, अफ्रीका के अंदर 1 मिलियन ट्रेनर तैयार करें जो आगे चलकर लोगों को प्रशिक्षण दे। ठीक है। इसके अलावा जो G20 देश है, उनको भारत के साथ, भारत और पूरी मतलब जो भी वो ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप के कंट्रीज हैं, वो एक अपना एक जो है हेल्थ केयर रिस्पांस टीम बनाए, ताकि अगर आने वाले समय में कोरोना या उससे जैसी महामारियां उत्पन्न होती है, दुनिया में आती है, तो उसको अच्छे से टैकल किया जा सके। ड्रग टेरर को नेक्सस, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। इसका जो फंडिंग चेन है, जो सप्लाई एंड डिमांड का जो खेल चल रहा है, जो फंडिंग चल रहा है, तो इस ड्रग ट्रेड नेटवर्क को जो है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उपग्रह डाटा साझेदारी, सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप। ठीक है। तो जो भी देश इसमें अग्रगणी है, उनको चाहिए कि जो देश पीछे रह गए उनके साथ साझेदारी करें, उनको आगे लेकर के जाए, और हर देश एक दूसरे के साथ जो है सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप करे, ताकि जो हमारा जो भी अंतरिक्ष में कोई काम हो रहा है, कोई डाटा मिल रहा है, तो उसका लाभ जो है पूरे ग्रुप को मिले, ताकि कृषि, जलवायु, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाभ हो। महत्वपूर्ण खनिज चक्रीयता, जो शहरी खनन है और रिसाइकलिंग है, ठीक है, उस सब पे ध्यान दिया जा सके। ठीक है। टिकाऊ अच्छे तरीके से उसका माइनिंग का उपयोग है, मतलब कुल मिला के जो है एक कम्युनिटी बेस्ड पे, यानी अधिक से अधिक उस ग्रुप का या कुछ भी काम हो रहा है, अगर किसी भी कंट्री में कोई अच्छा काम हो रहा है, तो उसका लाभ पूरे समाज को, पूरी दुनिया को मिले। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने 6 एजेंडा को, 6 प्रस्तावों को जो है उसमें सम्मिलित किया था। तो ये चीज़ जो है 122 का पॉइंट्स का जो डिक्लेरेशन था, ये G20 में पास हो गया। अब क्या है कि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आया अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में अब ऐसी सरकार है जो कि क्लाइमेट चेंज या फिर जो है जेंडर इनक्वालिटी, इस सब को जो है, इस सब का बहिष्कार करती है। और अमेरिका, हम लोग जानते ही हैं कि अमेरिका काफ़ी वर्षों से जो है और सत्ता का ध्रुव रहा है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अब जो है G20 में जो भी हुआ, अमेरिका के विरोध के बावजूद, इन जो है जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही चीज़ है, उसको अपनाया गया, 122 डिक्लेरेशन को अपनाया गया अमेरिका के विरोध के बावजूद। एक होता है कि हाँ अमेरिका सम्मिलित नहीं है, नहीं, अमेरिका के विरोध के बावजूद इस चीज़ को ड्राफ्ट किया गया, इस चीज़ को अपनाया गया। सिर्फ एक देश G20 में, अर्जेंटीना जो है सम्मिलित नहीं था, और अर्जेंटीना ने जो है इसको पास नहीं किया, बाद में ये सर्वसम्मति से पास हो गया। तो अब ये पूरी दुनिया में दिखाता है कि अमेरिका की सत्ता को अब जो है स्वीकार, अमेरिका का जो एक दबाव होता था, उसको स्वीकार कोई भी नहीं करना चाहता है। और भारत ने, और जो G20 लीडर्स हैं, उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि बहुत भी अब जो है मल्टीपोलर वर्ड्स हो गया है, अब सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं रहेगा। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ का सशक्तिकरण जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस बारे में भी चर्चा की। और पिछले कुछ सालों में ग्लोबल साउथ का सशक्तिकरण हुआ, और ये चीज़ इसी चीज़ को दर्शाता है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद ये चीज़ को पास होना। ठीक है। हालांकि अमेरिका ने जो है अपना रीजन बताया था, अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं था। अमेरिका ने अपना रीजन बताया कि वो जो है इसमें कुछ ऐसे एजेंडा पास होंगे, या ऐसे जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे जो है नरसंहार चल रहा है, या वहाँ पे जो है काफ़ी भेदभाव चल रहा है, इस कारण से अमेरिका उसमें सम्मिलित नहीं होगा। तो लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसको सिरे से नकार दिया कि यह सब सिर्फ बहाने हैं, साउथ अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई किसी तरह का जो है उस वहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है, या कम्युनिटी भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ,
और दिलचस्प बात ये है कि अब जो है G20 का प्रेसिडेंसी, क्योंकि जब भी G20 का जो है फाइनल समिट होता है उसके बाद G20 प्रेसिडेंसी को हैंड ओवर किया जाता है नेक्स्ट कंट्री को। और जो नेक्स्ट जो G20 का चेयरमैनशिप है वो यूनाइटेड स्टेट के पास ही गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए के पास ही गया है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 2026 का जो G20 का समिट होगा वो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अमेरिका ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और दिलचस्प घटना घटा है कि अमेरिका की तरफ से कोई गया ही नहीं था वहाँ पे उस प्रेसिडेंसी को ग्रहण करने के लिए, जबकि प्रेसिडेंट वहाँ दूसरे प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है। तो वहाँ पे अमेरिका ने अपने एक जूनियर डिप्लोमेट को भेजा था और जो साउथ अफ्रीका जो अभी वर्तमान में G20 के अध्यक्ष हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम इनको हैंड ओवर नहीं करेंगे। हालांकि सारी चीज़ अब शांतिमय तरीके से पूर्ण हो गया है और अब जो है ये चेयरमैनशिप G20 का अमेरिका के पास जा चुका है। ठीक है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने G20 से अलग IBSA फोरम को संबोधन किया। IBSA फोरम जो है हम लोग जानते हैं IBSA फोरम यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये तीनों का एक सम्मिलित फोरम है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो G20 के अलग इनका अपना बातचीत तीनों देशों के साथ मिल करके। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें निकल के आई। पहला तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अब वो 50 साल पहले जो गठन हुआ था उसके हिसाब से उस समय क्या दुनिया थी उसके हिसाब से सुरक्षा परिषद को काम नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा भाई भंग कर दे। ये कोई विकल्प नहीं है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना, बल्कि आवश्यकता है, सुधार करना ही पड़ेगा। और भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जो है एक मजबूत स्वर में अगर खड़े होंगे तो UNSC में सुधार होगा। ठीक है, दूसरा कि सुरक्षा सहयोग, सभी देशों को मिलकर के सुरक्षा सहयोग करना है। और आतंकवाद गुड और बैड नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसका एक स्वर से जो उसका विरोध होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है डिजिटल जो भी नवाचार है, गठबंधन और प्रौद्योगिकी साझाकरण। ठीक है, जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया में उसका लाभ जो है साउथ अफ्रीका को भी मिले, ब्राज़ील को भी मिले। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक पार्टनरशिप का वहाँ पे पेशकश किया गया। UPI जैसे है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, तो उस समय जो है तीनों देश मिल करके आगे बढ़ेंगे। साथ ही जलवायु और साउथ साउथ कॉपरेशन को मजबूती देना। ठीक है, क्योंकि जो क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर है या क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो सभी देशों में पड़ रहा है, तो उसको मद्देनजर जो है इन देशों को आगे बढ़ करके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, और IBSA ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा सहित लगभग 40 देशों परियोजना का समर्थन किया है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है G20 के सम्मेलन के साथ साथ IBSA सम्मेलन भी प्रधानमंत्री जी का सफल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक ऑरा है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। और इस बार देखा गया कि वो जब भी जा रहे थे तो जो वहाँ पे प्रमुख नेता थे उनके गले मिल रहे थे। तो एक अपने आप में एक चीज़ को दर्शाता है कि अब जो है भारत वो वाला भारत नहीं है। और ये सीधी तरह से जो है अमेरिका को पूर्णतः चुनौती दी गई है कि अमेरिका का सत्ता जो है अब पूरे दुनिया पे थोपा नहीं जा सकेगा। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, सभी देश स्वतंत्र है, सभी देश जो है आगे बढ़ने में एक दूसरे के सहयोग लेकर के आगे बढ़े, सशक्त हो। चलिए, तो आज का जो प्रश्न है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में IBSA नेताओं के शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन में भारत की वैश्विक प्राथमिकता को मजबूत से प्रस्तुत किया। इन दोनों मंचों पर भारत द्वारा रखे गए सुरक्षा, शासन और विकास से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। लगभग 400 वर्ड्स में जो है आपको इसका आंसर लिखना है। और इसके साथ साथ जो है आपको इसका जो भी एक सैंपल मतलब उसका जो नोट्स इसका मिल जाएगा आपको, जिसे देख करके आप आंसर को और आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।